अब ये हुआ कि जब अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो भारतीयों को किस तरीके से रेगुलेट किया जाएगा, भारत की शासन सत्ता का संचालन कैसे होगा। तो हमें कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग दस्तावेज, संविधान की जरूरत पड़ी। और जब यह प्रश्न हुआ कि इस देश में जहां पर इतनी बड़ी डेमोक्रेसी उस समय उतनी नहीं थी, जब इतनी बड़ी डाइवर्सिटी की बात है, साउथ भारत को अगर हम देखते हैं, साउथ इंडिया को देखते हैं, वहां पर कुछ डिफरेंट कहेंगे हमारे लोग जो हैं, उनके फीचर्स, बहुत सारी चीजें। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो पूरा भारत जहां पर हमारी जो 8वीं अनुसूची में करीब 13-14 जो भाषाएं दी गई हैं, अलग अलग भाषाएं, इस देश के लिए जो कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाला कंट्री है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग संविधान देना, जिससे कि आज 70-75 साल के बावजूद भी मेरा भारत अभी भी स्थिर बना हुआ है, अनस्टेबल नहीं हुआ है। वो अलग बात है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि देश के अंदर अस्थिरता पैदा हो और उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा को फुलफिल किया जा सके। अदरवाइज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग संविधान दिया। पड़ोसी देश अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कोई भी सरकार, देश का बंटवारा तो उन्होंने पाकिस्तान ले लिया, लेकिन कोई भी एक सरकार उनकी ऐसी नहीं बनी जो 5 साल का शासनकाल पूरा कर लेती, हमेशा स्थिरता पैदा रही। और ये मजबूती अगर हमें मिल रही है तो उस दस्तावेज जो संविधान से मिल रही है, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। जब संविधान सभा का गठन होना था कि भारत के लिए एक संविधान लिखा जाना है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग संविधान कैसे लिखा जाए, कौन व्यक्ति इतना काबिल है कि भारत की इस विविधता को, उनके जस्टिस, उनके कल्चर, उनके प्रैक्टिसेस, हर चीज को जस्टिफाई कर सके, ऐसा कौन सा भारत के अंदर व्यक्तित्व है। तो जब संविधान सभा की बहस शुरू हुई और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया, तो माननीय राजेंद्र प्रसाद जी जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक बात कही कि मैं डे टू डे की कार्रवाई को सुन रहा हूं जो संविधान सभा में हो रही है, और मुझे इस बात का गुरेज है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही है। अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना करके मैंने एक ऐसा निर्णय लिया है जो कि मेरे देश को एक बहुत स्ट्रॉन्ग संविधान देने वाला है। उनकी तारीफ उन्होंने की और यह भी कहा कि हमारा निर्णय सही है, भविष्य में मुझे लगता है कि ऐसा निर्णय हम ले भी नहीं पाएंगे। उसके अलावा अगर अपने पूरे भारत की बात करें, अभी मैं मंच पर कई एक लोगों को सुन रही थी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी को, जिनकी एक थीसिस को अब्रॉड में यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, उनको सिर्फ इस देश के दलित समाज तक सीमित कर दिया गया और उनको कहा जाता है कि वो तो दलित के लीडर थे। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर किसी देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी व्यक्ति आगे आता है, वो किसी भी समाज का हो सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी, जो कि खुद उन्होंने अपने लाइफ में वो संघर्ष झेला कि जहां पर हम बात कर रहे हैं मानवता की, जहां हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, जहां हम बात करते हैं बेसिक ह्यूमन राइट्स की, वो बेसिक ह्यूमन राइट्स हमारे आपके क्या हैं? हमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा खाद्यान्न मिले, हम फ्री मूव कर सके, हमें स्वतंत्रता मिले, हमें वो सारे समानता का अधिकार हो। लेकिन एक महान व्यक्तित्व जिसने बाद में ये प्रूफ कर दिया कि उनसे ज्यादा भारत का संविधान लिखने वाला कोई काबिल व्यक्ति नहीं था। लोग कहते हैं कि ये दस्तावेज आपने कहीं से स्वीडन से ले लिए, कहीं से मौलिक कर्तव्य ले लिए, कहीं से आपने मौलिक अधिकारों को ले लिया, कहीं से आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया। हम इस तरीके की आलोचना कर देते हैं। हमने कहीं से कुछ नहीं लिया। बाबा साहब ने सारे कंट्री के संविधान को पढ़ा, समझा और भारत को किस तरीके के
सिद्धांतों की जरूरत है, उसको उन्होंने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट करके उस समाहित किया है। इसीलिए मेरा भारत स्टेबल है। लेकिन आलोचना का एक दूसरा पहलू, जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो उनके लिए जवाब है, आसान नहीं था। 32 डिग्रियां जिस बच्चे को अपने स्कूल के अंदर क्लासरूम में कोने में बैठाला जाता था, जिस बच्चे को पानी पीने का अधिकार नहीं था, उस बच्चे ने अपनी पढ़ाई करके 50 साल की उम्र आते आते ये साबित कर दिया कि हमारी जात से हम नाकाबिल नहीं है, ये तो तुम्हारा सिस्टम है। तो इसमें अगर जो वंचित है, जो शोषित है, वो पीड़ित है, अगर वो आपकी आलोचना कर रहा है तो इसमें गलत क्या कर रहा है? और आलोचना करने का अधिकार भी हमारे ही भारत का संविधान जो आर्टिकल 19 हमें देता है। अगर हमको इंडिविजुअल किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं तो हमें अधिकार है इन सारे अधिकारों के, अपने अधिकारों की बात करने का। अभी मैं देख रही हूं वर्तमान में जो सिनेरियो बना हुआ है कि लोग कह रहे हैं अवैध कब्जे जो है सरकारें गिरा रही हैं। जहांगीरपुरी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की। यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए, मुझे पता है मंच पर सम्मानित ऑनरेबल सर बैठे हुए हैं, जजेस बैठे हुए हैं। अगर पूरे विश्व का जब ये सत्ता का विकास हुआ, स्ट्रक्चर बना, बताइए कौन सी सरकारें थी, कौन सा हम लोगों के पास रेगुलेशन सिस्टम था? तो इस हिसाब से अगर मान लिया जाए अवैध कब्जा है, तो मेरा ये मानना है कि पूरे विश्व में अवैध कब्जा सब लोग कर करके बैठे हुए हैं, क्योंकि शुरुआत में सभ्यता के विकास में कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट, जिनकी 40 साल से दुकानें बनी हुई हैं, हम उनको डेमोलिश कर दे रहे हैं विदाउट एनी फर्दर नोटिस। लेकिन इसी देश के अंदर गवर्नमेंट में लोग आने के बाद कितने ज्यादा अवैध कब्जे हुए थे हैं। राष्ट्रमंडल गेम हुए हमारे देश के अंदर, एक खेलगांव बना है, आप सर्वे करवा लीजिए, 90% वहां पर फ्लैट अवैध कब्जे वाले पॉलिटिशियन के हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कर कौन रहा है? ये लोग नहीं कर रहे हैं। और लोग अगर शोषित, पीड़ित, वंचित है तो वो अपनी हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो उसको समझना चाहिए। दूसरा, अगर मैं बात करूं बाबा साहब की, कि इसमें सभागार में भी देख रही हूं कि हार्डली 5 से 6 यहाँ पर फीमेल बैठी हुई हैं। बाबा साहब एक बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे, बहुत बड़े नारीवादी थे। इस प्रोफेशन को सबसे प्रोग्रेसिव प्रोफेशन माना जाता है, फिर भी मुझे कहने में गुरेज नहीं है, और ये सच है कि जो सच है उसको बोलना चाहिए कि आज तक मेरे भारत में, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, स्टेट बार काउंसिल की बात करें, या हम डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल की बात करें, एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी है कभी भी। क्या रोहिणी बार एसोसिएशन में कोई महिला प्रेसिडेंट, महासचिव या कुछ भी बनी है? किसी भी दिल्ली के उसकी बात कर रही हूं मैं, क्यों नहीं बनी है? क्या इसलिए नहीं बनी कि वो नाकाबिल है? एक बनी है सर, यही तो मैं सुनना चाहती थी। मुझे पता है एक बनी है, वो गिनती हमें एक याद है। सर अभी तक पुरुष कितने बने हैं ये कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि गिनती ही नहीं है, क्योंकि शासन सत्ता सब कुछ उनका है, सारा सिस्टम उनका बनाया हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने फेमिनिस्ट वो इसीलिए थे। आप हमारी बार की मेंबर बन जाओ। मैं इस देश में एडवोकेसी कर रही हूँ, ये सर जरूरी नहीं है मैं किसी बार की मेंबर बनूं। मैं तो अपने देश की 49% आबादी की आवाज उठा दूं, सिर्फ महिलाओं की नहीं सर। कि देखिए बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। आज अगर हम वर्तमान समय की बात करें, महंगाई चरम पर पहुंच रही है। लोग अभी नींबू की बात करके यहाँ पर गए। देखिए इस देश में जब हमारा देश आजाद हुआ, इसमें कुटीर उद्योग थे बहुत सारे, इस तरीके के जो लोकल लेवल पे जो उद्योग चल रहे थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया। जैसे देश आजाद हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने बहुत सारे इंडस्ट्री लगाए, पीएसयू लगाए, और बाद में बीजेपी की जब सरकार आई तो उन्होंने उनको बेचा। हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में एंट्री करके हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया। लोग कहते हैं, हमारे जो भी बहुजन आंदोलन के जो बहुत लोग हैं कहते हैं शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हम वो शिक्षा ले भी रहे हैं और हम चिल्ला भी रहे हैं, डेली प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उस दहाड़ने से रिजल्ट क्या निकल रहा है?
एम्प्लॉयमेंट ही नहीं, आप चिल्लाते नहीं। अगर आप ज्यादा चिल्लाओगे तो आपको इस हद तक इस देश की इकोनॉमी को अपने तरीके से इंटरप्रिटेट करके ग्रिप में लिया जाएगा कि आपके पास आवाज उठाने का समय नहीं होगा। और यही उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा भी हम लोगों ने कि बच्चे 2-2 साल तक एम्प्लॉयमेंट के लिए रोड पर धक्के खाते रहे। एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार बनी क्योंकि 5 किलो राशन दे दिया गया। सिर्फ ये एक राज्य की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। हम लोग अपने वादे करके लोगों को लालच दे करके सरकार को बना सकते, लेकिन देश को स्टेबल नहीं कर सकते। और यहाँ पर बात हमारे देश की स्टेबिलिटी की है। हमारे इस देश में सही से डेमोक्रेटिक कंट्री जो है उसका सही तरीके से शासन संचालन हो, ये उसकी है। पार्टी के तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया सर, जिसका शासन उसी पार्टी का नाम ले रहे हैं। ऑब्जेक्शन मत करिए, एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। यही तो अच्छी बात थी कि बाबा साहब जब संविधान बना रहे तो कमियों को भी बता रहे थे, तो उनको समाहित भी किया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस टाइम इतने प्रोग्रेसिव और टॉलरेंट लोग थे कि वो एक्सेप्ट कर रहे थे। आज हमारे अंदर टॉलरेंट पावर नहीं है जिससे हम उन चीजों को एक्सेप्ट कर सकें जो भारत की सच्चाई है। और ये इंडिविजुअल किसी पार्टी के बेनिफिट से भारत की स्टेबिलिटी नहीं बनी हुई है। ये देश हमेशा से रहा है और रहेगा, इसी के लिए विचार विमर्श हो रहे हैं। और ये उस महान व्यक्तित्व की हम बात करें जिसने इस देश को सबसे स्ट्रॉन्ग संविधान दिया है। अब यहाँ पर अगर बात करें बाबा साहब के अन्य चीजों की, तो ये हम सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि आज वर्तमान समय में जिस तरीके से हमारे देश के हालात बने हुए हैं उस पर विचार करना हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और बाबा साहब भी इसी प्रोफेशन से आते थे, वो भी एक एडवोकेट थे। और इस प्रोफेशन के माध्यम से उन्होंने जब देश को इतना बड़ा संविधान दे दिया, तो हम लोगों की क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आज हमारे वही डेमोक्रेटिक राइट जिनका वायलेशन हो रहा है उस पर हम बात कर सके। तो उस पर बात करने के लिए मुझे लगता है कि अगर कोई बात कर रहा है तो आपको सुना भी जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।